विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। इस बार हम कक्षा 9वीं के लिए लेकर के आए हैं रेमेडियल कक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा अभी पुस्तक जारी की गई निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेकर के आए हैं विद्यार्थियों। आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए निदानात्मक कक्षाओं है तो मॉड्यूल जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा, उसके उत्तर की जो हमारी चल रही है प्रक्रिया, उसमें आज अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज और इसके अगला अध्याय जो हम इसमें देखने वाले हैं। आप सभी को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होता होगा। आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु ये आपके लिए अनेक प्रकार के जो है पार्ट आपको लाए गए हैं, अलग अलग विषयों के लाए जाएंगे जो कि आपको अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं संस्थाओं का कामकाज, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। आप ऑप्शन दे रखे हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इसका सवाल ऑप्शन हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये इसका सवाल ऑप्शन हम सही मान लेंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या पुलिस निदेशक। जो गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अगला, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो भारत में अनेक देशों में इसको संसद कहा जाता है, भारत सहित। अगला, कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन दे रखा, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो जो देश में कानूनों के संशोधन के लिए प्रक्रिया है उसमें वो संसद संशोधन कर सकती है, नया कानून ला सकती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। ऑप्शन दे रखा, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो है वो संसद के पास में होता है। संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 3, 4, 5। तो 2 सदन होते हैं, भारत में भी 2 सदन हैं, इसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इस प्रकार से 2 सदन दे रखे हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दे रखा है, उच्च सदन को खाली स्थान कहा जाता है। तो उच्च सदन को विद्यार्थियों राज्यसभा कहा जाता है। 2 राज्यों के बीच का विवाद जो है वो खाली स्थान द्वारा हल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना हमको सर्वोच्च न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। SEBC का पूरा नाम जो है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। अगला, निम्न सदन को खाली स्थान कहा जाता है। तो निम्न सदन को जो है वो लोकसभा कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपको लोकसभा लिखना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है उनका नाम लिखना है, द्रौपदी मुर्मू। मंडल आयोग ने खालिस्तान आरक्षण देने की सिफारिश की है, तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने की सिफारिश की है। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भर लेना है। आगे बढ़ते हैं इसके सत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो विद्यार्थियों ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये भी जो है विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। अगला, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। ये भी सत्य हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनों शासकों को भी कानून द्वारा का पालन करना पड़ता है। तो ये भी विद्यार्थियों को सत्य हो जाएगा। और अगला, सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आपको खाली जगह पर यहाँ पर सत्य लिखना है उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखिए सही जोड़ी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है हम इसे मिलाएंगे, कायदे कानून को मानना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो अवाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश के प्रमुख न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी
मिला लेना है। और नीचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष का होता है, ये सब से मिलाना है इसको। ये हो गई सही जोड़ी। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में राष्ट्राध्यक्ष को क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। संसद में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। तो संसद में शामिल जो होते हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला, कैबिनेट क्या होती है? तो मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय लेने में सहभागी होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। गठबंधन सरकार क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर के जो बनी हुई सरकार होती है वो गठबंधन सरकार होती है। समय पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला, सरकार की 3 मुख्य संस्थाओं के नाम लिखिए। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 प्रमुख संस्थाएं। अगला, लोकसभा और राज्यसभा से पारित प्रस्ताव किसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है कोई सा भी। आरक्षण किसे कहते हैं? तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की जो नीति होती है उसको आरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं? कोई एक शर्त लिखिए। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है, ये एक शर्त है। दूसरा, पिछड़ी जाति आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बना? ऑप्शन दे रखा है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है? उत्तर लिखना है इसका, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला, आगे इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न अब देखने वाले हम। पहला लघुत्तरीय प्रश्न इसमें दे रखा है, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। तो मंत्रिमंडल देश से संबंधित बड़े बड़े निर्णय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है? तो वह संस्था जो कानूनों, नियमों, नीतियों या तथा उनके कार्य रूप से जुड़े विवादों का समाधान करती है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। भारत की संसद का क्या नाम है? तो देश क्या काम है? तो ये देश के लिए कानून बनाना या संशोधन करना, ये देश की संसद का काम है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला, न्यायपालिका किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। अगला, विधायिका किसे कहते हैं? तो जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है उसको विधायिका कहा जाता है। अगला, नवा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तथा किस आधार पर करता है? तो विद्यार्थियों, 12 सदस्य राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। उसमें अलग अलग होते हैं किस क्षेत्र से, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर वो 12 सदस्यों को अपनी ओर से नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगला, राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन संविधान में किया गया है। ये योग्यताएं इस प्रकार है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और उसके पास लाभ का पद न हो। विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद ही रखना है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ, उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय पद्धति की आधारशिला। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री साझे रूप से एक दूसरे के विभागों के संचालन के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। भारतीय संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान की धारा 75 के 3 भाग में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व न हो तो संसदीय कार्य प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। अगला, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो संविधान की अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान मिलता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, हटाया जा सकता है। अगला, संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है? तो संसद अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है, जैसे इनके मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव करना,
नीतियों की आलोचना करना या मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करना, वित्तीय समितियों द्वारा सरकार के व्यय की जांच करना, जांच व संरक्षण समितियों द्वारा मंत्रियों के विभागों पर नियंत्रण। अगला 5वां प्रश्न दे रखा है, प्रधानमंत्री के अधिकारों या शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के बीच कार्यों का समन्वय करना, विभिन्न विभागों में के काम की निगरानी करना, मंत्रियों का कार्य का वितरण करना। ये कार्य लिखना है आपको, यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है, इसको कार्य करना है, ऊपर खोल लेना है। कार्य का वितरण और पुनर्वितरण करना, मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है? तो संवैधानिक अध्यक्ष का अर्थ संविधान द्वारा निश्चित किया हुआ अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यप्रणाली की शक्तियों के स्वामी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जो संवैधानिक अध्यक्ष हो वे वास्तविक अध्यक्ष भी हो। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष का पद जो है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं, सरकार के नहीं। संवैधानिक अध्यक्ष के नाम पर चलने वाली शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है 7वां, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसा अध्यादेश की जानकारी दीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उस समय जबकि संसद की बैठक न हो रही हो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, परंतु जब संसद की बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक के प्रथम दिन से लेकर 6 सप्ताह के बीच राष्ट्रपति को उस अध्यादेश की स्वीकृति संसद से प्राप्त करनी पड़ती है। यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश वापस ले लिया जाता है, और यदि संसद द्वारा अध्यादेश स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अध्यादेश जो है वो कानून बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उपराष्ट्रपति के मुख्य 2 कार्य होते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। इस संबंध में उन्हें लगभग वही कार्य करने होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्रवाई, जैसे राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वे सभी शक्तियाँ व सुविधाएं प्राप्त होती है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जो है उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला, भारत की संसद के मुख्य कार्य क्या है? तो भारत की संसद के मुख्य कार्य इसमें दिए हुए हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो है वो संसद का होता है, संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून ला सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा दे रखा है इसमें, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसले और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही जो है वो सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। 10वां प्रश्न दे रखा है, उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून या अध्यादेश को जिसे वह संविधान के विरुद्ध मानता है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या व किसी कानून के संवैधानिकता का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, इसलिए उसे ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, बहुमत दल के नेता को या गठबंधन सरकार के प्रमुख नेता को। अगला, राज्य प्रशासन को राष्ट्रपति को सूचना या प्रतिवेदन देना। राज्य विधानसभा भंग करना, जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो बैठता है तब राज्यपाल अपनी इच्छा से विधानसभा भंग करता है, न कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसी विचाराधीन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। मंडल आयोग के बारे में लिखिए। तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, इसलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसे भारत के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों में 3 अंतर लिखिए। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, यह संसद का निम्न सदन होता है तथा अधिक शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यह सदन का उच्च सदन है तथा कम शक्तियाँ इसको प्राप्त है। सामान्य कानून और सरकार के बजट या पैसे से संबंधित मामलों में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, राज्यसभा नहीं। इस प्रकार से लोकसभा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के बारे में बताइए, तो समझाइए।
कैबिनेट मंत्री जो होते हैं प्रायः सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राष्ट्रपति के 4 कार्यों को लिखिए, तो ये भी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। राष्ट्रपति के कोई 4 कार्य लिखिए, आपको याद रखना। सारे कानून और सरकार के प्रमुख फैसले नीतिगत राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपालों मुख्य न्यायाधीश राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधि पर हस्ताक्षर जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूरे होते हैं विद्यार्थियों। अब हम इसके अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार को देखने वाले हैं। अब अपने सभी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें, आप सभी से निवेदन है। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं इसका अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला दे रखा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करना जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, या सरकारी नौकरी में औरत मर्द के समान वेतन पाना, या बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना जो है मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है। अगला ऑप्शन अगला दे रखा है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन दे रखा है सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या संविधान केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो ब वाला जो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अगला गुआंतानामो बे क्या है? ऑप्शन दे रखा है एक महल, एक व्यक्ति, जेल, या फिर एक खेल। तो विद्यार्थी ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेल। अगला गुआंतानामो बे किस देश में स्थित है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या पाकिस्तान। तो ये सवाल है, इसका ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में गुआंतानामो बे। सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन दे रखा है देश में एक वंश का शासन चलता है, शाह ही विधायिका या कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं, औरतों को वैधानिक रूप में मर्दों से कमतर दर्जा या उपयुक्त में से सभी। तो ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शाह ही जो है वो विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं सऊदी अरब में। अगला कोसोवो किस देश में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, एशिया में, या यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन दे रखा है 6, 4, 7 या 5। तो विद्यार्थी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। अगला देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी कारखाने या खदान में खालिस्तान वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते मतलब। अगला रिक्त स्थान वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जा सकती है। आप यहाँ से 6 से 14 वर्ष भी लिख सकते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला संपत्ति का अधिकार खालिस्तान है, तो ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ये पहले मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना। निजता का अधिकार खालिस्तान अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल खालिस्तान संगठन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी सत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने या बैठक करने या प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो बिल्कुल ये सत्य है, सभी को अधिकार है। अगला सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये भी जो है विद्यार्थियों सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये भी विद्यार्थियों ये सत्य है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो ये भी विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। अगला, संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी जो है सत्य विद्यार्थियों। और संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो ये भी जो है सत्य विद्यार्थियों। ये सभी जो है सभी सत्य हैं। आपको खाली जगह पर सत्य लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए जिसमें दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वोट देने का अधिकार, बेकार, रीट या बंधुआ मजदूर। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है। बेगार, जबरन का काम लेना जिसको बेगार कहा जाता है। और रीट जो है सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में लगाई जाती है। बंधुआ मजदूर, जो मजदूर का जीवन भर का काम जो है वो बंधुआ मजदूर होता है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बना लेना है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला, जीवन का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जीवन जीने का अधिकार। अगला, छुआछूत की समाप्ति किस अधिकार के अंतर्गत की गई? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत की गई है। बेगार क्या है? तो बिना परिश्रम के जबरन काम लेना जिसको बेगार कहा जाता है। जैसे मानव तस्करी, ये बेगार कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है जो कि मनुष्य के हितों के लिए काम करता है। अगला, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो सभी धर्मों को समान आदर। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, मतलब सभी धर्मों का आदर करेगी। समता से क्या तात्पर्य है? तो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को समता का अधिकार कहा जाता है। अगला, संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या तात्पर्य? अभिप्राय है, लिखिए। बोलने, पढ़ने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना, ये जो आज़ादी होती है इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। अगला, सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव पूरे होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला दे रखा है अधिकार क्या है? तो अधिकार समाज और सरकार पर अन्य साथियों पर व्यक्तियों के उचित दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और कानून द्वारा अनुमोदित है। मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। संविधान के तहत इनकी गारंटी है। भारत में कानून के शासन को परिभाषित करें। तो कानून के शासन का अर्थ यह है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। हाँ, भारत में कानून का शासन है, अर्थात कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। सभी धर्मों का समान अधिकार होता है, इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जनहित याचिका क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है। जनहित याचिका क्या होता है? तो जनहित याचिका के तहत कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह सरकार के किसी विशेष कानून या कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि न्यायालयों को यह जनहित में लगेगा तो अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। अगला, मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे स्वभाव में निहित है। इन अधिकारों के बिना हम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। मानवाधिकार हमें अपने मानवीय गुणों, बुद्धि, प्रतिभा और विवेक का पूर्ण विकास और उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को किन्हीं दो बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति से को बचाने का अधिकार है। अगला, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देगा, समानता के अधिकारों के किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए कुछ पद आरक्षित कर सकता है। अगला प्रश्न दे रखा है, प्राकृतिक या नैतिक अधिकार किसे कहते हैं? तो जब समाज में मान्य फायदों को लिखित के बजाय मौखिक रूप में प्रचलन में रखा जाता है तो उसे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार कहते हैं। अगला, अवैध व्यापार क्या है? तो अवैध व्यापार के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों को अनैतिक कामों में लगाकर उनका शोषण किया जाता है, उसको अवैध व्यापार कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न अब देखते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य
द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात भारत के लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक धार्मिक समूह या संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकारों की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस कानून के अनुसार सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। सरकार धर्म, जाति, जातीयता, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार में किसी भी पद से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। भेदभाव न करने का सिद्धांत सामाजिक जीवन का आधार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए कोई 5 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। जिसमें पहला दे रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अगला दे रखा है शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत नागरिकों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था की गई, जो कि निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है। अवैध व्यापार अर्थात मानव तस्करी पर रोक, बेगार पर रोक, कारखाने, खदानें या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह देश के मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? ये प्रश्न है। तो नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा जो होता है, ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले को इसके पालन करने की बाध्यता होती है। अगला, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? व्याख्या कीजिए। तो लोकतंत्र में नागरिकों का सर्वांगीण विकास के लिए, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दमन से बचाने के लिए, नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने के लिए, नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिकार का होना आवश्यक है। अगला दे रखा है संविधान उपचार का अधिकार, 4 बिंदुओं से लिखिए। तो अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालत का संरक्षण, रीट जारी करने का अधिकार, जनहित याचिका के माध्यम से अदालत में सुनवाई, अधिकारों का प्रवर्तन आदि। रीट से क्या है? रीट क्या है स्पष्ट कीजिए। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक और लिखित आदेश जो है उसको रीट कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम अर्थशास्त्र के पाठ देखने वाले हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति पूरा होता है। अगले पार्ट में हम अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, अपने साथी दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से निवेदन है। और आपको कोई समस्या आती हो और किसी विषय के अभ्यास पुस्तिका चाहिए तो वो भी हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास करेंगे। आप बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, आप ज़रूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन, हमारे साथ आप बने रहें। अगला पार्ट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।